जय हिंद दोस्तों। 150 क्वेश्चंस आर कवर्ड। 151 से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी हैं, ये लास्ट वीडियो रहेगा फोर्थ चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 151. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द केस ऑफ ऑल cereals, pulses and oil seeds, the procurement at minimum support price is unlimited in any state of India. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि इन केस ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस द एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्लेस विल नेवर राइज। देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी कि भाई जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, अगर कोई अचानक से कोई शार्प फॉल हो जाता है, अचानक से किसी प्रोडक्ट की कीमत गिर जाती है इन द फार्म प्राइजेस, तो उसके अगेंस्ट उनको इंश्योर करेंगे कि भाई इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आपकी मार्केट की कीमत, लेट से किसी भी चीज़ की मार्केट में कीमत चल रही है, जब वो प्रोड्यूस लेकर आए 200 रुपये, और वो धीरे धीरे गिर के फिक्स हो गई आपकी, धीरे धीरे गिर के वो चली गई 95 या समथिंग, बट गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स के लिए रख दिया है 100। तो अगर गिर भी जाती है तो कम से कम, अगर मार्केट में कोई प्रोक्योर नहीं कर रहा है उसको उस कीमत पे, तो गवर्नमेंट उसको 100 रुपये में ख़रीद लेगी। ठीक है, तो वो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपीज जो होती हैं वो करंटली अनाउंस होती हैं कितनी कमोडिटीज़ के लिए? 24 कमोडिटीज़ के लिए। इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 7 सीरियल्स हैं: पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, मेज़, रागी एंड बाजरा। ठीक है, ये इसमें जो हैं 7 सीरियल्स हैं। इसके बाद 5 पल्सेस हैं: ग्राम मतलब चना, अरहर या तुअर, मूंग दाल, उड़द दाल और लेंटिल मतलब मसूर। देन 8 ऑयल सीड्स हैं: ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमे, सेफ्लार एंड नाइजर सीड। उसके अलावा कैश क्रॉप्स की बात करेंगे तो कोपरा, कॉटन और जूट एंड डी हस्क्ड कोकोनट। ठीक है, बिसाइड्स दीज क्रॉप्स गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस एफआरपी, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, किसके लिए? शुगर केन के लिए। तो 24 कमोडिटीज़ हैं। एक बार इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इस पे ध्यान दीजिएगा। एमएसपी जो है कितने कमोडिटीज़ के लिए? 24 के लिए है। इसमें क्या है? 7 सीरियल्स हैं: पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, मेज़, रागी, बाजरा। 5 पल्सेस हैं: ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल। 8 ऑयल सीड्स हैं, तो 5 दालें हो गई, 7 सीरियल्स हो गए, 8 ऑयल सीड्स हो गए। ठीक है, ग्राउंडनट, रेपसीड या मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेफ्लावर, सेसमे और नाइजर सीड। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स हैं 8, 5 पल्सेस हैं, 7 सीरियल्स हैं। इसके अलावा कोपरा, कॉटन, जूट और डी हस्क्ड कोकोनट, 4 ये हो गए। और इन सब के अलावा एफआरपी अनाउंस होता है शुगर केन के लिए। Even the government announced MSP for 24 crops. MSP related public procurement is largely limited to a few food grains जैसे कि rice, wheat and to a limited extent pulses. The procurement is also limited to few states due to varying land holding sizes and production of crops. तो statement 1 तो incorrect हो जाता है। ठीक है, मतलब सबके लिए सेम नहीं रहेगा, अनलिमिटेड नहीं रहेगा। दूसरा है एमएसपी फिक्स्ड फॉर ईच क्रॉप इज़ यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री। तो कोई भी ऐसा इंस्टेंस नहीं होगा ऑफ एमएसपी इज़ फिक्स्ड इन एनी स्टेट और यूटी एट अ लेवल टू विच द मार्केट प्लेस विल नेवर राइज। तो स्टेट अलग से नहीं कर रही एमएस। अगर वीट के लिए कोई एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो वो अनाउंस सरकार कर रही है। लेट से इस साल के वीट के लिए कोई पर्टिकुलर एक्स एमएसपी उन्होंने सेट किया है, तो वो पूरे देश के लिए होगा, पूरे देश पे लागू होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर 32 क्रॉप्स। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो दोनों ही इसमें भी गलत है। अगेन कौन रिकमेंड करता है? एज ऑफ नाउ CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइजेस, रिकमेंड्स MSP फॉर 22 क्रॉप्स एंड FRP फॉर शुगर केन। ठीक है, तो ये 24 ऊपर थे ना?
24 के लिए करते हैं, तो 24 और FRP करते हैं शुगर केन के लिए। सो इसमें 7 सीरियल्स हो गए। देखिए उस टाइम पे 7 ऑयल सीड्स थे, ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसमे, सनफ्लावर, सेफ्लावर, नाइजर सीड, तोरिया नहीं था आई गेस, यस तोरिया नहीं था। उसके अलावा 3 कमर्शियल क्रॉप्स थे, कोपरा, कॉटन और रॉ जूट, उसमें डी हस्ट कोकोनट नहीं था, तो 2 ये डिफरेंस था। इन एडिशन MSP फॉर तोरिया एंड डी हस्ट कोकोनट ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ओके तो देख लेते हैं। एज ऑफ नाउ अगर देखें तो CACP जो है वो 22 क्रॉप्स के लिए रिकमेंड करता है और FRP रिकमेंड करता है शुगर केन के लिए। इतना काम तो CACP का है। फिर अगर हम देखें तो MSP फॉर तोरिया एंड डी हस्ट कोकोनट ये फिक्स करता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रेपसीड, मस्टर्ड एंड कोपरा रिस्पेक्टिवली। Besides these crops, the government has also announces fair and remunerative prices for sugarcane. National Food Security Mission (NFSM) was launched in 2007-8 as a centrally sponsored scheme under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to increase the production of food grains. ठीक है. Next question is, consider the following: areca nut, barley, coffee, finger millet, groundnut, sesame, turmeric. The Cabinet Committee on Economic Affairs has announced the minimum support price for which of the above. तो इनमें से मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए किया है? देखिए अरेका नट के लिए नहीं हमने देखा अभी ऊपर, बार्ले के लिए है, कॉफ़ी के लिए नहीं है, फिंगर मिलेट के लिए था, ग्राउंड नट के लिए भी था ये रहा, एंड सेसमे के लिए भी था, टर्मरिक के लिए नहीं था। सो 2, 4, 5, 6 2, 4, 5, 6 के लिए था। Since 1997-98, which statement is correct regarding MSP? MSP is equal to C2 cost. MSP is greater than C2 cost. MSP is less than C2 cost. MSP is independent of C2 cost. ठीक है, तो CACP recommend करता है that MSP should be considered on the basis of C2 cost. C2 cost includes all the actual expenses in cash and kind. जितने भी actual expenses हुए in the cash and kind वो सब इसमें आते हैं, plus rent paid for leased and land, plus imputed value of family labor, plus interest on the value of owned capital assets, excluding land, plus rental value of owned land. 97-98 से MSP जो था for major crops are fixed at greater value than C2 cost. ठीक है, तो 97-98 से फिर वो ज़्यादा वैल्यू पे होने लगा था। Who determines the minimum support prices in India? कौन डिटरमाइन करता है? तो CACP डिटरमाइन करता है, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्राइसेस। ये आया था 1985 से। अर्लियर इसका इट वाज नेम्ड एज एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन January 1st, 1965. इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस टू इंसेंटिवाइज द कल्टिवेटर्स, और साथ ही साथ वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट कर पाएँ और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएँ, एंड ओवरऑल ग्रेन production in line with the emerging demands patterns in the country. MSP for major agricultural products ये fix करती है गवर्नमेंट हर साल after taking into account the recommendation of CACP. The Agriculture Price Commission APC was set up in the year 1965. मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करता है? CACP डिसाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फिक्सिंग ऑफ MSP फॉर वेरियस क्रॉप्स? तो ये CACP करता है। हु रिकमेंड सपोर्ट ऑफ द वीट, सपोर्ट प्राइस फॉर द वीट? अगेन CACP करता है। इंस्टीट्यूशन विच रिकमेंड द सपोर्ट प्राइजेस फॉर फूड ग्रेन्स? CACP. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CACP? टू स्टेबिलाइज द एग्रीकल्चरल प्राइजेस, इसीलिए करता है। To ensure the meaningful real income levels to the farmers, true. To protect the interest of the consumers by providing essential agricultural commodities at reasonable rates through public distribution system. To ensure maximum price for the farmer. Maximum price की बात नहीं कर रहा है, minimum support price दे रहा है वो, ठीक है। maximum की तो कोई लिमिट नहीं है ना, फिर तो कितने भी बाज़ार में कोई चीज़ है तो वो अगर बोली लग रही है उस पर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे रहा है कि भाई इससे नीचे अगर कोई तुम्हारा अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हो चुका है तो हम खरीद लेंगे। ऑलराइट, तो CACP जो है इट इज़ मैंडेटेड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस टू इंसेंटिवाइज कल्टिवेटर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट चलते हैं. पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सपोर्ट प्राइस इंश्योर्स द फॉलोइंग. पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सपोर्ट प्राइजेस इंश्योर्स द फॉलोइंग. स्टेबिलिटी इन फार्म प्राइजेस, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू द फार्मर्स, बिल्डिंग फूड स्टॉक्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो तीनों ही चीज़ें करते हैं ये, ABC तीनों हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इफ द मार्केट प्राइस इज हाई देन फार्मर्स विल सेल दे प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट. अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो फार्मर्स जो हैं वो अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट को बेच देंगे. दिस इंश्योर्स मिनिमम फिक्स्ड प्राइजेस फॉर द फार्मर यील्ड. इट इज़ हेल्पफुल इन फूड सिक्योरिटी मिशन एज वेल. इट इज़ हाईली प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स एज दे अर्न इमेंस प्रॉफिट ऑन देयर यील्ड्स. नहीं, हाईली प्रॉफिटेबल नहीं है ना, फिर से वही बात है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोल रहा है. भाई उनको बचाना चाह रहे हैं कि जितनी लागत लगी उतना तो आपको मिल ही जाए. ठीक है, तो हाईली इमेंस प्रॉफिट कब होगा? जब उनकी ज़्यादा बोली पे बिकेंगे. और अगर ये बोल रहे हैं कि द मार्केट प्राइस इज़ हाई देन फार्मर्स विल सेल दे प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट. नहीं, ऐसा नहीं है. मार्केट प्राइसेस अगर हाई हैं तो मार्केट में बेचेगा ना. ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे. Therefore, the purpose of MSP is to provide minimum fixed value of the produce to the farmer and not to increase the profit. MSP helps in food security because MSP is the basis of determining procurement prices for PDS, which helps in the food security. Minimum support price fixed by the government for the purchase of wheat in 2013 is तो 2013 में जो wheat का था 1350 था. 2021-22 की अगर हम देखें तो 1975 पर क्विंटल था, जो कि 2021 से ज़्यादा था. From 4 July 2018 minimum support price during 18-19 for paddy per quintal. तो ये 18 का क्वेश्चन है, उस समय 1750 था. ग्रेड ए के लिए 1960 हुआ है, फिर बाद में 2021-22 में. Which state of India has recently decided to fix a minimum support price for fruits and vegetables? तो ये केरला ने डिसाइड किया था कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए अपने स्टेट में एक MSP में लेकर आएगा. इन अ मूव टू एनकरेज द स्टेट. देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट ला सकता है. MSP जो 22 कमोडिटीज़ या 24 कमोडिटीज़ के लिए जो की जा रही है, साथ में FRP जो किया जा रहा है, वो सेंटर पे है, वो सेंटर करेगा. उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन स्टेट अपने लेवल पे भी कुछ चीज़ों के लिए कर सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. तो केरला ने इन अ मूव टू एनकरेज द स्टेट टू बिकम सेल्फ रिलायंट विद इट्स फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अक्टूबर 2020 में कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करेगा विद अ फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस. ये डिसीजन इफेक्ट में आया फ्रॉम November 1, 2020. बाय दिस डिसीजन केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने MSP बेस्ड सिस्टम बनाया 16 कमोडिटीज़ के लिए, विच स्पेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स. इसमें इसने ग्रेन्स वगैरह नहीं लिए क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके हैं. नेक्स्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ग्राउंड नट अनाउंस्ड. ये 95-96 का क्वेश्चन है, उस समय 900 रुपये था. 21-22 की बात करें तो 5550 पर क्विंटल हुआ है. द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स इज़. तो ये होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस. गवर्नमेंट जो परचेज करता है उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस बोलते हैं. प्रोक्योर कर रहा है वो, याद रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो दे रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, और जो कि हायर होती है देन द MSP जनरली. The prices at which government purchases food grains from maintaining the public distribution system and building up the buffer stock is known as. तो देखिए यहाँ पर है procurement prices ही है वो. Next, which of the following is not a cash crop? Tobacco, soybean, cotton, rubber. तो सोयाबीन कैश क्रॉप नहीं है. सोयाबीन जो है बाकी जो तीन है टोबैको, कॉटन और रबर, ये कैश क्रॉप्स में आते हैं. In the Union Budget 2011-12 effective rate of interest for farmers on timely repayment of bank loan. तो उस समय जो बैंक effective rate of interest था वो था 4%. Which of the following is not included in running cost capital of a farm? Running cost capital में क्या included नहीं होता है? रनिंग कॉस्ट कैपिटल मतलब कि आप एक ज़मीन पे कोई कुछ उगा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों में पैसा लगेगा. तो सीड खरीदोगे पैसा लगेगा, फर्टिलाइजर्स लगाओगे उसके लिए भी लगेगा, इरिगेशन पानी वानी दोगे उसके लिए लगेगा. लैंड रेवेन्यू जो है वो इसका पार्ट नहीं होता है रनिंग कॉस्ट का. लैंड रेवेन्यू इंक्लूडेड नहीं होता है. वेयर एज कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन ये इंक्लूडेड होंगे बिकॉज ये एग्रीकल्चरल इनपुट का पार्ट है. Which of the following does not contribute to the rural economy? Practice of lending personal money. ठीक है, पर्सनल मनी देना ये रूरल इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है. बाकी पेस्टोरलिज्म करेगा, कॉटेज इंडस्ट्री करेगी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ गुड टूल्स करेगी, बिकॉज इनसे आपको इन रिटर्न मिलेगा कुछ.
अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज इंडस्ट्री, गुड इक्विपमेंट्स, ये मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं रादर देन द थ्री कॉन्ट्रीब्यूशन rather than the contribution of option C is very limited, therefore option C most suitable answer रहेगा. Which of the following is the main principle of agricultural finance? मेन प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस, तो मेन प्रिंसिपल जो होता है वो है ट्रिपल पी, पर्पस, पर्सन, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग, ये सारे ही होंगे. विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया. एग्रीकल्चरल फाइनेंस का सोर्स क्या नहीं है? कोऑपरेटिव है, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स भी हैं, तो आंसर हो जाएगा none of the above. ठीक है. द सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जिसमें कि कोऑपरेटिव एंड बैंक्स आएंगे, कमर्शियल बैंक्स आएंगे, रीजनल रूरल बैंक्स, गवर्नमेंट आ जाएगी. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करें तो प्राइवेट मनी लेंडर्स पैसा दे रहे हैं, रिलेटिव से ले लिया, बिजनेसमैन, ज़मींदार. एज पर नाफिस रिपोर्ट 2016-17, 2015 में जो शेयर था इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का वो अप्रॉक्सीमेटली 72% था और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का 28% था. मतलब कि यहाँ से 28% पैसा गया था और यहाँ से 72%, 72% गया था. द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड क्रेडिट फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर देयर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स. द मेन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स इंक्लूड. मेन सोर्सेज क्या हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, प्राइवेट मनी लेंडर्स, ये सब जो हैं वो मेन सोर्सेज हैं क्रेडिट के. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks. Okay, one of the most important function of DCCB is to provide funds to the primary agricultural credit societies. ठीक है. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार. अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंटर DCCB इज अ कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेटिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये इस्टेब्लिश हुए थे टू प्रोवाइड बैंकिंग टू द रूरल हिंटरलैंड फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर. नाबार्ड के हिसाब से एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2019-20 इन द ईयर 1920 द शेयर इन टोटल क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर ऑफ ऑल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस इज ओनली 10.9% as compared to 77.2% of commercial banks. Okay, ये बोल रहे थे कम कर रहे हैं. Okay, and 11.9% of RRBs. The share of short-term credit in total credit flow to agriculture ये 59.7% रहा है. Statement 1 incorrect हो जाता है. Functions की बात करें तो credit requirement member societies का meet करना to maintain close and continuous contact with the primary agriculture societies and provide funds to supervise and impact the PACs. Long term agricultural credit is provided by. long term agricultural credit जो है वो land development bank देती है. They were previously known as land mortgage banks. Which of the following is the largest source of agricultural credit in recent years? Commercial banks. Commercial banks largest source of credit है. ऊपर हमने अभी इसके figures देखे. Following are the sources of institutional credit to agriculture in India. Institutional credit कौन से हैं? तो देखिए विच ऑफ द करेक्ट. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इनको. डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स दे रही हैं, फिर आरआरबीज हैं, उसके बाद कॉपरेटिव्स हैं. ठीक है. इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिस्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़. तो ये कमर्शियल बैंक्स देती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडिंग लीस्ट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स. इनमें से बात करें तो फॉरेन प्राइवेट बैंक्स लीस्ट दे रही हैं. ठीक है. सबसे ज़्यादा कमर्शियल दे रही हैं, फिर आरआरबीज हैं, फिर कॉपरेटिव हैं, तो CRC ये हो गया, और उसके बाद फॉरेन प्राइवेट बैंक्स वो सबसे कम देंगे या नेग्लिजिबली मान सकते हैं. टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट फ्लो, व्हाट क्रेडिट टारगेट फॉर 2020-21 हैज़ बीन फिक्स्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया. तो ये 2020 की बात है, तो 15 लाख करोड़ इन्होंने फिक्स किया था टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फ्लो. 2021-22 और 22-23 के लिए जो फिक्स किया था वो 16.5 और 18 लाख करोड़ था. Under the Kisan Credit Card Scheme, short-term credit support is given to farmers for which of the following purpose? Short-term credit किस लिए दिया जाता है? तो देखिए, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म सीड्स बिल्कुल दिया जाता है इसके लिए. फार्म एसेट्स, परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स, इसके लिए नहीं दिया जाता शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट. कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, ठीक है, कुछ समय के लिए है, ये दिया जाता है.
पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए भी दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप ऑफ विलेज कोल्ड स्टोरेज, देखिए बड़ी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे ट्रैक्टर खरीद रहे हो, मिनी ट्रक्स खरीद रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं देते, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स नहीं होते, इनके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू हुई थी 1998 में, ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इनेबल फार्मर्स इन हैविंग क्विक एंड टाइमली एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट। मॉडल ऑफ केसीसी स्कीम प्रिपेयर किया था नाबार्ड ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरवी गुप्ता कमेटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज़ अलाइड टू एग्रीकल्चर, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे कि पंप सेट, स्प्रेयर्स, डेयरी एनिमल्स एक्सेट्रा। 2 और 5 जो हैं वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, ये लॉन्च हुआ था 2001 में, गलत है, 1998 में लॉन्च हुआ था। स्कीम प्रोवाइड्स एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर द कल्टिवेशन नीड्स, तो सेकेंड वाला सही है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी, 98-99 में आई थी। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। स्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, देखिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड हुआ था 1982 को, आई थिंक 12 अगस्त। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये 1992 में शुरू हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 में आया था। स्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ये 1975 में आया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, 4, 1, 2, 3। द न्यू पैकेज फॉर एग्रीकल्चर अनाउंसमेंट ऑफ यूपीए गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड, 2005 का क्वेश्चन है, देखिए उस समय कंसेशन इन लोन पेमेंट नहीं दिया था, बाकी लैंडलेस एग्रीकल्चरल को लोन मिलेगा बैंक से। नाबार्ड विल वर्क आउट अ प्रपोजल फॉर लोन्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चरलिस्ट, 50 lakh न्यू फार्मर्स विल बी कवर्ड अंडर द लोन स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ डिसीजन टू सेट अप अ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड फॉर द ग्रोअर्स ऑफ, 2006 में, तो उस समय बोला था कि कॉफ़ी और टी के ग्रोअर्स के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा। 1 अप्रैल 2003 को ये डिसीजन लिया गया था, 2 सितंबर 2013। ठीक है, विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैंड इज़ अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, बिल्कुल सही है, सैंड एक माइनर मिनरल में आता है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होती है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट के पास माइनिंग लीजेस देने के अधिकार हैं, और जो पावर्स होती हैं रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स वगैरह, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। ठीक है, तो ये गलत है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ये सही है, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना सकती है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3E ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, सैंड एक माइनर मिनरल है, ये बता, इट स्टेट्स दैट माइनर मिनरल्स मीन्स बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल, ordinary clay, ordinary sand other than the sand used for prescribed purposes, and any other mineral which the central government may by notification in the official gazette declare to be a minor mineral। तो 1 तो सही हो गया। According to section 15 of MMDR Act 1957, state government may by notification in the official gazette make rules for regulating the grant of quarry, leases, quarry मतलब quarrying जो करते हैं, leases, mining leases or other mineral concessions in respect of minor minerals and for purposes connected therewith। ठीक है, तो ये rules बना सकती है। As per section 23 of the aforesaid act, the state government may by notification the official gazette make rules for preventing illegal mining also। उसकी transportation, storage, minerals, ये सब चीज़ों के लिए भी वो देख सकती है। ठीक, तो ये हुआ हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर ख़त्म, और अब नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेट्स सी इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना क्वेश्चंस हैं इसमें। ये भी बड़ा चैप्टर है। Oh, it is above 200, कुछ ज़्यादा ही पड़ा चैप्टर। दिस इज़ 235 क्वेश्चंस, 235 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलराइट, तो
विल ट्राई कि हम 60 क्वेश्चंस पर वीडियो कवर करें, जैसे कि अगेन ये 235 क्वेश्चंस भी हमारे 4 वीडियोस में कवर हो जाए। अभी तक हम 50 कर रहे थे, अदरवाइज़ क्या होगा, इसके लिए 5 वीडियोस डालने पड़ेंगे। सो व्हाट विल ट्राई इज़ कि हम 60 क्वेश्चंस पर वीडियो हम कवर करेंगे और उस हिसाब से वील बी कंप्लीटिंग दिस। ऑलराइट, सो टिल देन आप लोग रिवाइज़ कीजिए, पढ़ते रहिए। एंड देखिए इकोनॉमिक्स का अभी तक आपको 4 चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ये समझ आ गया होगा। इनफैक्ट आपने खुद भी पहले ही पढ़ा हुआ है, आपको ये समझ आ गया होगा करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आप बेसिक्स पढ़िए, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट कीजिए। करंट अफेयर्स के बिना बेसिक से आप कितने क्वेश्चन, बेसिक से आप समझ लगा सकते हैं, क्वेश्चन में रिस्क उठा सकते हैं क्वेश्चन को आंसर करने का, लेकिन बेसिक से बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बेसिक्स मेंस में ज़्यादा काम आएगा। प्रीलिम्स में आपके खासकर स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना होगा कि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आपको रखने हैं। साथ ही साथ इवन इन आईएएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आप देखेंगे कि बेसिक उसमें है बट करंट से उसको इंटीग्रेट किया गया है। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, खासकर इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में, पॉलिटी में, दोनों ही पार्ट थोड़ा बैलेंस के साथ चलते हैं। जो न्यूज़ में रहा है उससे रिलेटेड स्टैटिक पूछ लेते हैं, ये हो जाता है। बिकॉज पॉलिटी हमेशा एक नया एडवेंचर लेके आती है और वो इट इज़ अ रनिंग सब्जेक्ट। अभी कोई जजमेंट आ जाए तो पुराने रूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, करंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इसकी ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, सो कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत।